हेलो एवरीवन। इससे पहले हम लोगों ने क्या प्रायद्वीपीय भारत का पहला वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी, अगर वो दूसरी वीडियो को पढ़ रहा है या समझ रहा है तो पहले जाकर वो पहली वाली वीडियो को समझ ले। अच्छा, तो हम लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट जो था उस वाली वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया। अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमको पढ़ना है प्रायद्वीपीय भारत की पूरी संरचनाएं। तो इसकी संरचनाएं कौन कौन सी हैं? इसकी जो संरचना है, अरावली पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल पर्वत, मालवा का पठार, सतपुड़ा पर्वत, दक्कन का पठार, मैकाल पर्वत श्रेणी, और हमें दक्षिणी ये पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, दंडकरण, और ये हमारा छोटा नागपुर का पठार, ये राजपीपला पर्वत श्रृंखला, शिलोंग का पठार, ये सारी चीजें हमें यहाँ कंप्लीट करनी है। हम लोग क्या अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो हम शुरुआत करने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर अरावली पर्वत। अरावली पर्वत को हम लोग पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसको मैप को बहुत अच्छे से याद रखना, तभी सारी चीजें हमें अच्छे से याद रहेंगी। तो अगर हम लोग अरावली पर्वत पढ़ रहे हैं तो अरावली पर्वत का जो विस्तार है, सबसे पहले विस्तार को समझो। अरावली पर्वत का जो विस्तार है वो गुजरात के पालनपुर से लेके दिल्ली के मजनू टीला तक पूरी अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। अरावली का जो सबसे ज्यादा विस्तार है वो कहाँ पर है? अरावली का जो सबसे ज्यादा विस्तार है, सब जानते हैं, वो राजस्थान में। अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ज्यादा विस्तार, इसकी जो पूरी लंबाई है वो कितनी है? 800 मीटर तक ये विस्तृत है, फैला हुआ है 800 मीटर तक। अब हमें ये भी समझ में आ गया मैम कि इसका इतना विस्तार है, यहाँ तक फैला हुआ है। तो हम क्या देखेंगे, इसका विस्तार है, इसकी सबसे ऊंची चोटी भी होगी। अगर कोई पहाड़ है, पर्वत है, उसके ऊपर कोई ना कोई ऊंची चोटी होती है ना, तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो राजस्थान के माउंट आबू में गुरु शिखर, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है? गुरु शिखर। किस पे? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई, इसकी ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर ऊंची है अरावली पर्वत की। और ये कहाँ पर है? ये माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू में एक और पर्यटन स्थल है जो जैन का तीर्थ स्थल है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, वो कहाँ पर है? वो भी माउंट आबू में स्थित है। ठीक है, अब ये हमें समझ में आ गया। लेकिन अब ये अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? जो अरावली पर्वत है पहले, ये बहुत पुराना पर्वत है, बहुत ज्यादा पुराना पर्वत है। तो ये जब ये बना हुआ था, जब ये बना था उस समय ये कौन सा था? मूर्धार बलित विशाल पर्वत है। ये एक विशाल पर्वत हुआ करता था। तो ये कौन सा पर्वत था? ये मूर्धार बलित पर्वत था। लेकिन अब ये क्या हो गया? पुराना हो गया है, घिस चुका है पूरी तरीके से, बारिश ने और धूप ने इसको पूरी तरह से खराब कर दिया है। तो अब ये किसका एग्जाम्पल है? अब ये पर्वत अवशिष्ट पर्वत कहलाता है। ये कौन सा पर्वत कहलाता है? अवशिष्ट पर्वत। अरावली पर्वत वर्तमान में कौन सा पर्वत है? अवशिष्ट है। पुराने समय में ये क्या था? पुराने समय में ये मूर्धार नवीन बलित पर्वत, जिस प्रकार से हमारा ये क्या हिमालय पर्वत है। ठीक है, ये कैसा है? अब एक चीज और, बनास नदी इसमें अरावली पर्वत को पूर्व से पश्चिम की ओर पार करती है और कहां पर? चंबल नदी में जाकर मिल जाती है ना। तो अब ये अरावली पर्वत में हमने सारे पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं। अरावली के बाद नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है? हमारा आता है मालवा का पठार। अगर हम क्या देखते हैं? मालवा का पठार। मालवा का पठार की जो अवस्थिति है हम लोग इसको समझेंगे, जैसे हम लोगों ने इसकी अवस्थिति को समझा था। अरावली पर्वत के जस्ट दक्षिण में और विंध्याचल पर्वत के उत्तर में अवस्थित है। मालवा का पठार की क्या है अवस्थिति? है अरावली पर्वत के दक्षिण में तथा विंध्याचल पर्वत के उत्तर में अवस्थित है। मालवा के पठार का निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी के निकलने से हुआ है। शांत ज्वालामुखी से इसका क्या है? मालवा के पठार का निर्माण हुआ है या मालवा का पठार बना है। तो मालवा का पठार में काली मिट्टी पाए जाने का भी कारण यही है क्योंकि ये ज्वालामुखी की बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। अब बेसाल्ट चट्टानें कौन सी होती हैं? बेसाल्ट चट्टानें वो होती हैं जो ज्वालामुखी के निकलने से बनती हैं। जो चट्टानें, उन चट्टानों को हम लोग क्या कहते हैं? बेसाल्ट चट्टानें कहते हैं। अब मालवा के पठार से नदियां कौन कौन सी निकलती है? मालवा के पठार से चंबल नदी निकलती है ना। चंबल नदी कहाँ से? जना बाबा पहाड़ी मऊ से निकलती है। चंबल नदी निकलती है, इससे बेतवा नदी निकलती है इससे, और इससे सोन नदी निकलती है। चंबल के पठार, मालवा के पठार से ये सारी नदियां निकलती हैं। क्या किया है इन नदियों ने? अब जो मालवा का पठार है तो इसको, मालवा के पठार को इन नदियों ने क्या किया? उद्गारित कर दिया, मतलब इसको एक नालियां बना दी हैं कुछ इस प्रकार से। इसमें अब नाली का कर दिया, अपर्दन कर दिया है, इसका गड्ढे बना दिए हैं,
ऐसे ऐसे कुछ गड्ढे बना दिए हैं इनने, किसने, मालवा के पठार पर किसने, नदियों ने कुछ इस प्रकार से इस पे गड्ढे बना दिए। इन गड्ढों को हम लोग क्या कहते हैं, अवनालिका अपर्दन को काट छाट दिया। नदियां जब निकलती हैं तो क्या करती हैं, अपना रास्ता बनाती है ना, तो इनने क्या किया, इसमें पूरे में अपना रास्ता बना लिया है नदियों ने, इनको क्या कहते हैं, अवनालिका अपर्दन। अब क्या होता था, चंबल के पठार, जो चंबल वाला एरिया है, चंबल के जो क्षेत्र में, चंबल क्षेत्र में यही डाकू रहा करते थे, क्योंकि इस इलाके से नदी निकलते थे, वो छुप जाते थे। ये पहले होता था, उस टाइम पे प्रशासन की इतनी पहुंच नहीं होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन वो उनने क्या किया, इसको क्या कहते हैं, बीहड़ कर दिया। अगर अपन अच्छा सा एक शब्द इस्तेमाल करें तो ये बीहड़ क्षेत्र कहते हैं। अपन चंबल क्षेत्र को क्या कहते हैं, बीहड़ क्षेत्र कहते हैं। ये सब क्या किया है, ये मालवा के पठार के साथ नदियों ने किया है। चंबल नदी ने सबसे ज्यादा इसको बीहड़ किया है। तो मालवा के क्षेत्र को जो बीहड़ करने का जो नदियों ने किया है, किसने, नदियों ने इसको बीहड़ कर दिया और अवनालिका अपर्दन जैसा इसको बना दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन लोग कौन सा देखते हैं, मालवा के पठार में। ये सारी चीजें समझने के लिए थी, इतना कोई खास है नहीं। जब अपन बाकी नदियों में पढ़ेंगे, नदियां पढ़ेंगे, तो अपन इसकी जब मिट्टी पढ़ेंगे तो इसमें कौन सी खेती होती है, कपास की खेती के लिए क्यों ये अच्छी है काली मिट्टी, ये सारी इसकी मिट्टी जब अलग से अध्ययन करेंगे मिट्टी का, तब पढ़ लेंगे। जब नदियां पढ़ेंगे तो सारी नदियों का उद्गम से लेके मुहाना तक कंप्लीट करेंगे। ये अपन पढ़ेंगे छोटा नागपुर का पठार। ये है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर, झारखंड और पश्चिम बंगाल में पूर्ण रूप से अवस्थित है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से एक नदी गुजरती है। कौन सी नदी गुजर रही है, दामोदर नदी। दामोदर नदी गुजरती है। तो ये दामोदर नदी क्या करती है, छोटा नागपुर पठार को दो भागों में विभक्त कर देती है। दो भागों में विभक्त करने से ऊपर का भाग हजारीबाग का पठार और नीचे का मतलब दक्षिणी क्षेत्र इसका रांची का पठार कहलाता है, क्योंकि दो पार्ट में डिवाइड हो गया। बीच में से ये क्या है, ब्रंश बनाती है। अब ब्रंश को समझो क्या होता है, ये ब्रंश बना रही है। ब्रंश ये है कि बिल्कुल अपने गैप में बह रही है नदी। आसपास के ऊंचे उठे हुए पहाड़ ऐसे, जैसे ऊपर का ये कुछ इस तरह से ये ब्रंश है। आसपास दोनों तरफ क्या है, पठार या पर्वत है और बीच में नदी बह रही है। इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, ये अपने ब्रंश में बह रही है। इसमें किसमें, ये ब्रंश क्षेत्र है इसका। तो अभी कौन कौन सी नदियां ब्रंश में बह रही हैं, अपन ने इससे पहले नर्मदा और ताप्ती नदी भी देखी। अब जो भारत की तीसरी नदी है, ये ब्रंश घाटी में बह रही है। इसके बहने से क्या हो रहा है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया हमारा क्या, ये वाला अपना छोटा नागपुर का पठार। उत्तरी भाग क्या कहलाया, हजारीबाग का पठार, और दक्षिणी भाग क्या कहलाया इसका, रांची का पठार। अब ये दामोदर नदी ये बीचों बीच से बह रही है, तो ये गंगा नदी कहाँ से, गंगोत्री से निकलती हुई आती है गंगा नदी। गंगा नदी कहाँ, बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले इसकी एक शाखा, गंगा नदी की जो एक धारा है वो क्या अलग हो जाती है। गंगा की एक धारा अलग होने से ये किसमें, ये धारा जो क्या हुगली कहलाती है। और हुगली नदी के किनारे पे ही कौन सा शहर, कलकत्ता शहर बसा हुआ है, कैलकाटा है ना, यहाँ बसा हुआ है। अब ये क्या करती है, ये अपनी दामोदर नदी पूर्व की ओर बह रही है और दामोदर नदी जाकर किसमें, इस हुगली नदी में मिल जाती है दामोदर नदी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गए। अपन देखें अब यहाँ पर इसका दक्षिण का कौन सा है, दक्षिण का है हमारा रांची का पठार। रांची का जो पठार है वो क्या दक्षिण की ओर अवस्थित है। और रांची का जो पठार है एक संप्राय मैदान का उदाहरण है। संप्राय का अर्थ क्या होता है, संप्राय का ये अर्थ होता है कि जिसपे कोई टीले या कोई टीले वगैरह नहीं पाए जाए, कोई पठार पर्वत ना पाए जाए, मतलब एकदम प्लेन। ऐसे क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं, ऐसे पठार को अपन संप्राय मैदान, इसको हम लोग संप्राय मैदान कहते हैं। किसके ऊपर, रांची के पठार के ऊपर एक संप्राय मैदान पाया जाता है। ठीक है, ये चीज कंप्लीट हो गई। रांची के पठार पे कौन सी नदी बहती है, रांची के पठार से, रांची से कौन सी नदी गुजर रही है, यहाँ से स्वर्ण रेखा नदी गुजरती है। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी गुजर गई रांची के पठार से। अब अपन देखें अगर पूरे इस छोटा नागपुर का पठार, तो ये छोटा नागपुर के पठार को हम लोग क्या कहते हैं, रूर प्रदेश कहते हैं, क्योंकि खनिज की दृष्टि से बहुत संपन्न है। रूर कौन सा क्षेत्र है, रूर जर्मनी में है। एक तो रूर नदी बहती है और एक साइड कौन सी, राइन नदी बहती है। इनके बीच का जो एरिया है वो बहुत संपन्न है, वो रूर क्षेत्र कहलाता है। उसी की संज्ञा हम लोगों ने क्या, छोटे नागपुर के पठार को इसी की संज्ञा दी है, रूर क्षेत्र हम लोग इसको कहते हैं। तो ये पूरा हमारा क्या हुआ, छोटा नागपुर का पठार कंप्लीट हो गया। ओके, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर पठार के जरा उत्तर पूर्वी हिस्से पर कौन सी है, राजमहल पहाड़ियां पाई जाती हैं।
राजमहल पहाड़ियां कहाँ पे अवस्थित है? उत्तर पूर्वी एरिया में। अब अपन यहाँ पर देखें तो शिलोंग का पठार है। शिलोंग का पठार या मेघालय का पठार कहते हैं। शिलोंग का जो पठार है वो प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है। हिमालय के नजदीक होने के देखने से ऐसा नहीं लगता कि जैसे हिमालय का पार्ट हो, लेकिन नहीं, ये हमारा क्या है? प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है ना। शिलोंग का पठार या मेघालय का पठार। यहाँ पर क्या 5 पहाड़ियां पाई जाती हैं वैसे तो। 5 पहाड़ियां कौन सी हैं जो मेघालय के इधर पाई जा रही हैं? वो कौन कौन सी हैं? ये है गारो, खासे और जयंतियां। ये कहाँ पर पाई जाती हैं? गारो, खासी, जयंतियां मेघालय में है। और मिकिर और रेकमा 2 पहाड़ियां और है, मिकिर, रेकमा, तो वो कहाँ पर है? असम में है। और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसकी है नोकरेक, जो गारो में अवस्थित है। देखो क्या हुआ, मैंने पहली वाली वीडियो में बताया था, ये जो प्रायद्वीपीय का हिस्सा है, बीच का भाग अवतलित हो गया। जो बीच का ये क्या, राजमहल पहाड़ी का ये पार्ट है जो इस तरफ चला गया, क्या हुआ? बीच के भाग का अवतलन हो गया। अब क्या किया, जो हिमालय पूर्व नदियां हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, ये नदियां अपने साथ गाद, बालू, मिट्टी लाती रही, तो इनने इस एरिया को पूरी तरीके से भर दिया और इसके बीच में एक गैप आ गया। उस गैप को हम लोग क्या, गारो गैप या मालदा गैप के नाम से जानते हैं। आई होप कि आपको ये वाली चीज कंप्लीट समझ में आई हो। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत की अगर हम बात करें तो विंध्याचल पर्वत का जो पूर्वी हिस्सा है उसको भांडेर पहाड़ी, और भांडेर पहाड़ी का जो पूर्वी हिस्सा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैमूर पहाड़ी के नाम से जानते हैं। विंध्याचल पर्वत की जो अवस्थिति है वो मालवा के पठार के कहा, दक्षिण में, और सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में अवस्थित है। मालवा पठार का सबसे जो पूर्वी हिस्सा है विंध्याचल पर्वत का सबसे जो पूर्वी हिस्सा है वो कौन सी पहाड़ी है? वो कैमूर पहाड़ी है। इन 3 पहाड़ियों को हम लोग क्या, ये पूरी ये अवस्थिति जो हमें समझ में आई है विंध्याचल पर्वत की, ये भांडेर और कैमूर इसकी सबसे पूर्वी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, समझ में आया होगा, है ना ये वाली चीज। ये हम लोगों ने कहा शिलोंग का पठार कंप्लीट कर लिया है, अरावली पर्वत श्रृंखला, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार। अब विंध्याचल पर्वत श्रृंखला भी हमने यहाँ कंप्लीट उठाते हैं। कौन सा? सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत का जो विस्तार है वो इसका जो पश्चिमी हिस्सा है वो गुजरात से, और इसका दक्षिण का थोड़ा सा जो हिस्सा है वो किससे टच करता है? वो महाराष्ट्र से। और महादेव और जो मैकाल श्रेणी है ये पूरी की पूरी इसके 3 भागों में बटा हुआ है जो सतपुड़ा पर्वत है। ये राजपीपला, ये महादेव और ये मैकाल पर्वत श्रृंखला। तो ये जो राजपीपला वाला एरिया है, राजपीपला का जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा इसका जो दक्षिण का क्षेत्र है वो दक्षिण का क्षेत्र नहीं, पश्चिम का क्षेत्र, थोड़ा सा किससे? गुजरात से। और इसका जो नीचे का दक्षिण का क्षेत्र है वो थोड़ा सा महाराष्ट्र से टच होता है। बाकी ये पूरा का पूरा हम लोग का कहाँ है? ये पूरा मध्य प्रदेश में अवस्थित है। तो सतपुड़ा पर्वत एक कैसा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत एक ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत क्या होता है? ऐसा पर्वत जो दोनों ओर से, इसके दोनों ओर वृक्ष घाटियां हो और बीच में उठा हुआ पर्वत हो, ऐसे पर्वत को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ये देखो कुछ इस प्रकार से, ये इसके दोनों साइड ये नदियां बह रही हैं और जो ऊपर उठा हुआ ये एरिया है ये क्या कहलाएगा? ब्लॉक। एक मात्र ब्लॉक पर्वत है ये भारत का हमारा। तो ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है सबसे पहली चीज। फिर उसके बाद अगर हम देखें, इसके उत्तर में नर्मदा नदी तथा इसके दक्षिण में ताप्ती नदी प्रवाहित हो रही है। दोनों नदियां अपने ब्रांच में बह रही हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग एक ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ब्लॉक पर्वत के बाद अगर हम देखें तो ये 3 भागों में बटा हुआ है। राजपीपला पर्वत श्रृंखला जो है इसकी सतपुड़ा की, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चूलगिरी है। महादेव पर्वत श्रृंखला जो है, महादेव पर्वत जो है बीच में, इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी है, पचमढ़ी के पास अवस्थित है। पचमढ़ी क्या है? मध्य प्रदेश का एक पर्यटन स्थल है और ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो ये महादेव पर जो चोटी पाई जा रही है कौन सी? धूपगढ़ चोटी, ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी भी है। फिर इसके बाद क्या देखते हैं? मैकाल पर्वत श्रृंखला। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। अमरकंटक से अब 2 नदियां प्रवाहित हो रही हैं। कौन कौन सी नदियां निकल रही हैं? एक तो नर्मदा नदी, ये इस तरफ जा रही है जो पश्चिम की ओर, एक निकलती है सोन नदी। सोन नदी जाकर किसमें? गंगा नदी में मिल जाती है पटना के पास जाकर। तो ये क्या था? हमारा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला थी। सतपुड़ा पर्वत को 3 भागों में बटा हुआ है, ऐसे समझो, ऐसे याद रखो। पहला वाला ये पश्चिम वाला, ये जो इस तरफ पश्चिम का जो भाग है वो कौन सा कहलाएगा? ये है राजपीपला।
मध्य का भाग महादेव और पूर्व का भाग मैकाल कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या कंप्लीट कर लिया, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। अब इसके बाद हम लोग क्या उठाते हैं, हम उठाते हैं दक्कन का पठार। दक्कन का पठार उठाते हैं, अब इसे दक्कन का पठार उठा रहे हैं। दक्कन का पठार की जो अवस्थिति है, दक्कन का पठार क्या है, ये सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में, पश्चिमी तटीय मैदान के पूर्व में, पूर्वी तटीय मैदान के पश्चिम में अवस्थित है। दक्कन का पठार ये क्या है, दक्कन ट्रैक से बना हुआ है, मतलब ये लावा चट्टानों से बना हुआ है ना, लावा की चट्टानों से बना हुआ पठार है। अब इसके अंदर जो मतलब संरचनाएं आती हैं, जो पहाड़ियां आती हैं, वो कौन सी आती है, हरिश्चंद्र पहाड़ियां आती हैं, इसमें अजंता की पहाड़ियां आती हैं, इसमें गबलगढ़ की पहाड़ियां आती हैं। और ये सारी जो पहाड़ियां हैं ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में ही अवस्थित है। इस प्रकार से हम लोगों ने ये कुछ संरचनाओं कंप्लीट किया है। वो एक ही बार में पूरी संरचनाओं कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए अब हम लोग क्या, जो बचा हुआ है, जो दंडकारण्य है, महानदी बेसिन जो वगैरह जो पूर्व पश्चिमी तट और पूर्वी तट है, वो अपन थर्ड वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो क्या करना है, अब जितना जो कुछ पढ़ाया है उसको रिवाइज करिएगा, पहली वाली वीडियो और दूसरी वाली वीडियो के नोट्स बनाइएगा, इससे आपको याद करने में इजी हो जाएगा और एक एक वीडियो के साथ हम लोग चीजें भी कंप्लीट करते हुए जाएंगे, है ना। जो डाउट हो या जो समझ में ना आया हो तो आप उसको फिर से रिपीट करके देख सकते हैं।